नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अब रुड़की में कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ई रिक्शा चालक द्वारा कांवड़ियों को साइड लग गई, जिसके बाद कांवड़ियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक कुछ कांवड़ियों ने ई रिक्शा चालक की पिटाई कर ई रिक्शा को तोड़ दिया। बता दें, इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थे, जो मूक दर्शक बनकर खड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 3 जजों की बेंच ने कहा है कि इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है जो ये साबित कर सकें कि परीक्षा के प्रश्न पत्र योजनाबद्ध तरीके से लीक हुए थे। कोर्ट का कहना है कि परीक्षा की पवित्रता पर सवाल नहीं उठता है, इसलिए कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने के आदेश से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी छात्र को गलत तरीके से फायदा होते हुए दिखता है तो ऐसे छात्रों को बाद में सजा दी जाएगी। कोर्ट का कहना है कि फिर से परीक्षा होने से 20 लाख से ज़्यादा छात्रों पर इसका गंभीर असर होगा। इससे मेडिकल की पढ़ाई के लिए दाखिले का कार्यक्रम भी प्रभावित होगा। नीट यूजी परीक्षा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश नीट परीक्षा की शुचिता पर है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर किसी छात्र को कोई व्यक्तिगत शिकायत है तो वो कानून के अनुसार अपने अधिकारों को पाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे छात्र अपनी मांगों को लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं। अदालत ने कहा कि वो भारत सरकार द्वारा गठित 7 सदस्यीय कमेटी को कुछ सुझाव भेजेगा। अदालत ने कहा कि कमेटी अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए ये सुनिश्चित करेगी कि एनटीए द्वारा करवाई जाने वाली नीट यूजी और अन्य परीक्षाओं की प्रक्रिया को मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हों। सुप्रीम कोर्ट में नीट एग्जाम से जुड़ी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई चल रही थी। इस दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक वकील को चेतावनी दी। वकील नीट में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान सीजेआई ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सुरक्षा कर्मियों को बुलाओ, उसे हटाओ। जब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ नीट मामले की सुनवाई कर रहे थे, उस दौरान एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए नरेंद्र हुड्डा बेंच को संबोधित कर रहे थे। तभी एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील मैथ्यूज नेदुमपुरा उस समय सीजेआई के मामले में रोक टोक कर रहे थे। बेंच के एक सवाल का जवाब देते हुए वकील मैथ्यूज नेदुमपुरा ने कहा कि वो कोर्ट के सामने सभी वकीलों में सबसे सीनियर हैं, मैं जवाब दे सकता हूं, मैं न्याय मित्र हूं। इस पर सीजेआई ने फटकार लगाते हुए कहा कि मैंने कोई न्याय मित्र नियुक्त नहीं किया है। वकील यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर आप मेरा सम्मान नहीं करते हैं तो मैं चला जाऊंगा। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मिस्टर नेदुमपुरा, मैं आपको आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, आप गैलरी में बात नहीं करेंगे, मैं इस कोर्ट का हेड हूँ। सीजेआई ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों को बुलाओ, उसे हटाओ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब से बजट पेश किया है, विपक्ष की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वो इस बजट को पूरी तरह निराशाजनक बता रहा है। अब इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को एक अहम बैठक की है और उस बैठक में फैसला हुआ है कि सदन में इस बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सोशल मीडिया पर जगदीश शेट्टी नाम के एक शख्स ने कहा कि मोदी सरकार के वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, ये भाजपा के मतदाताओं, पेशेवर, वेतनभोगी वर्ग, मध्यम वर्ग और शहरी मतदाताओं के लिए निराशाजनक है। जैसा कि अनुभव और अपेक्षा थी, इस सरकार के पास अर्थव्यवस्था पर प्राथमिकताओं या दिशाओं की कोई अवधारणा नहीं है। कम से कम कहा जाए तो बेहतर है। लोगों में भाजपा के प्रति गुस्सा, घृणा और आक्रोश बढ़ रहा है। इसके जवाब में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वित्त मंत्री को दोष देना मुश्किल है, क्योंकि बजट पीएमओ में बना गया था, लेकिन वहां के मूर्खों ने इसे हस्ताक्षर के लिए निम्न के पास भेज दिया था। ये जेएनयू की पूर्व छात्रा हैं, जिसका मतलब है कि वो केवल नाच और गाना जानती हैं। बजट के बाद नीतीश कुमार के फिर से बोल बदल गए हैं। बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग करने वाले नीतीश बजट में बिहार को दिए गए पैसे से खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने लगातार विशेष दर्जे के लिए बात की है। मैंने उनसे कहा कि हमें या तो विशेष राज्य का दर्जा दें या विशेष पैकेज। इसके बाद उन्होंने कई चीज़ों के लिए सहायता की घोषणा की है। हम विशेष दर्जे की बात कर रहे थे और बहुत से लोगों ने कहा कि विशेष दर्जे का प्रावधान बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया है, इसके बदले बिहार की मदद के लिए सहायता देनी चाहिए और उन्होंने मदद देनी शुरू कर दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि आम बजट ने बिहार के लोगों को फिर से निराश किया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की जरूरत थी, जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख्त जरूरत है। तेजस्वी यादव ने बजट में बिहार के लिए हुए ऐलान को रूटीन आवंटन और पहले से स्वीकृत, निर्धारित और आवंटित योजना बताया है। तेजस्वी के मुताबिक पुराने आवंटन को नई सौगात बताकर बिहार का अपमान किया जा रहा है।
तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि पलायन रोकने, प्रदेश का पिछड़ापन हटाने और उद्योग धंधों के साथ युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग से इंच भर पीछे नहीं हटेंगे। एनडीए सरकार में शामिल चंद्रबाबू नायडू ने बजट में आंध्र प्रदेश की जरूरतों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा यह समर्थन आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में काफी मदद करेगा। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण परियोजनाओं और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बजट की सराहना की। मोदी सरकार के बजट पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नापसंद महाराष्ट्र योजना शुरू कर दी है। उन्होंने प्रेस नोट जारी कर कहा कि पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र नोच डाला और मुंबई लूट लिया, लेकिन हर बजट में महाराष्ट्र को निराश किया। महाराष्ट्र को और कितना अन्याय सहना होगा। जब तक दिल्ली के जूते चाटने वाली असंवैधानिक सरकार है, तब तक ही अन्याय जारी रहेगा। असंवैधानिक सरकार की कीमत महाराष्ट्र को चुकानी पड़ रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आम बजट को कुर्सी बचाओ बजट कहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि यह बजट सहयोगी दलों के तुष्टीकरण का बजट है। उनका आरोप है कि बजट में दूसरे राज्यों की शर्त पर सहयोगी दलों को खोखले वादे किए गए हैं। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस बजट को पूंजीवादियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट बताया है। राहुल गांधी ने किसी भी बड़े कारोबारी का सीधा नाम लिए बगैर लिखा है इससे ए को फायदा होगा, जबकि आम लोगों के लिए बजट में कोई राहत नहीं है। राहुल गांधी ने बजट के कई प्रावधानों को कांग्रेस के घोषणा पत्र और पुराने बजट की नकल बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का नकलची बजट। मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है ताकि एनडीए बची रहे। ये देश की तरक्की का बजट नहीं, मोदी सरकार बचाओ बजट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार के बजट में SC/ST का नाम ही नहीं है। इस बार SC/ST को जिस स्पेशल कंपोनेंट के तहत पैसा देना था वो नहीं किया गया है। शायद मोदी सरकार किसानों, मजदूरों, गरीबों, दलितों से नाराज है क्योंकि इन सभी ने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया है, इसलिए वो उनको नजरअंदाज कर सबक सिखाना चाहते हैं। वहीं जातिगत जनगणना करने के लिए जितना बजट रखना था उसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा यह बजट दिशाहीन है, इसमें कोई विजन नहीं है, सिर्फ राजनीतिक मिशन है। मुझे इसमें कोई रोशनी नहीं दिख रही है, सिर्फ अंधेरा है। ये जन विरोधी, गरीब विरोधी बजट है। ये बजट जनसाधारण के लिए नहीं है, यह एक पार्टी को खुश करने के अनुरूप तैयार किया गया है। ये राजनीतिक पक्षपातपूर्ण बजट है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि मोदी 3.0 के बजट में निराशा व हताशा है। 0+0 = 0। किसान के लिए कुछ नहीं, ना MSP की गारंटी, ना कर्ज से राहत, ना डीजल, कीटनाशक, दवाई, खाद की कीमत कम, बस बातें ही बातें। युवाओं के लिए झुंझुना, नए रोजगार का कोई रास्ता नहीं। सालाना सिर्फ 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप, असंगठित क्षेत्र को चवन्नी तक नहीं, क्या 15,000 वो भी 3 किश्तों में, उससे असंगठित क्षेत्रों में रोजगार पैदा हो सकता है। लेबर इंटेंसिव यानी रोजगार पैदा करने वाले छात्रों, कपड़ा, कंस्ट्रक्शन आदि के लिए कुछ नहीं। SC/ST OBC शब्द का बजट स्पीच में नामो निशान तक नहीं। साफ है लोकसभा में बीजेपी के खिलाफ वोट न देने की सजा भी है और भाजपा का SC/ST OBC विरोधी चेहरा भी। मध्यम वर्ग व नौकर पेशा को 10 साल से कोई राहत नहीं, न टैक्स एक्सेप्शन स्लैब बढ़ी, न कोई राहत। देश के गरीब की जिंदगी सुधारने के लिए 0, बस 5 किलो राशन लो और गरीबी में गुजारा करो। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बजट के बाद मोदी सरकार को कॉपी पेस्ट सरकार बताया और कहा कि 2024-25 के बजट में कांग्रेस की घोषणा पत्र का असर है। निर्मला सीतारमण को कांग्रेस न्याय पत्र 2024 का सहारा लेना पड़ा। कांग्रेस के 5 न्याय में सबसे पहला न्याय युवा न्याय है। पहली नौकरी पक्की में युवा न्याय के तहत हर डिग्री डिप्लोमा होल्डर को 1 लाख रुपए के स्टाइपेंड। बजट 2024 में सिर्फ 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का प्रावधान। इंटर्नशिप के दौरान 60,000 रुपए का प्रावधान। मोदी सरकार को आइडिया के लिए कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को कई सौगातें दी। उन्होंने ऐलान किया कि कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। देश के 400 जिलों में DPI का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। झींगा मछली ब्रूड स्टॉक के लिए केंद्रीकृत प्रजनन केंद्रों का
नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद की जाएगी। किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलों को 109 उच्च पैदावार और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के जरिए से प्राकृतिक खेती करने के लिए मदद की जाएगी। 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा। वहीं पीएम आवास योजना के तहत 10 लाख करोड़ के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों की शहरी आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा भारत की शीर्ष कंपनियां 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देंगी। 5,000 रुपए मासिक मानदेय के साथ 12 माह की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप दी जाएगी। केंद्र सरकार 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए 5 योजनाएं लाएगी। इसके लिए आने वाले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बिहार को सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 26,000 करोड़ रुपए देने की बात कही। इस पैसे से राज्य में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के साथ साथ बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर नया 2 लेन वाला एक पुल भी बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ पर काम किया जाएगा और सिंचाई के लिए कार्यक्रम लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोसी से जुड़े हुए सिंचाई क्षेत्र को लेकर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में 21,000 करोड़ रुपए के पावर प्लांट का भी ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि से 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। बजट में शहरी आवास योजना का ऐलान किया गया है। इसके तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल होगी। शहरी आवास के लिए किफायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी। इसके साथ ही सरकार बेहतर उपलब्धता के साथ कुशल और पारदर्शी किराए के आवास बाजार की स्थापना करेगी। विवादित और चर्चित पत्रकार, टीवी चैनलों पर भाजपा की वकालत करने वाले प्रदीप भंडारी आधिकारिक रूप से भाजपा के प्रवक्ता घोषित कर दिए गए। मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से इस बारे में सर्कुलर जारी किया गया है। इसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदीप भंडारी को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। नियुक्ति के साथ ही विवादों में आई ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर आईएएस की परीक्षा में वरीयता हासिल करने वाली पूजा खेड़कर का एक और फर्जी सर्टिफिकेट सामने आया है। यह सर्टिफिकेट उनकी आय से संबंधित है। इसमें अपनी आय कम दिखाने के लिए पूजा खेड़कर ने अपने माता पिता के बीच तलाक होना बताया था। संबंधित जानकारी सामने आने के बाद पुणे पुलिस ने आईएएस पूजा खेड़कर को पूछताछ के लिए तलब किया है। भाजपा के असंतुष्ट वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश सरकार पर एक और हमला बोला है। उन्होंने जानना चाहा है कि आउटसोर्सिंग के जरिए की गई भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया या नहीं। मौर्य की इस पैंतरेबाजी के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दोनों डिप्टी सीएम की बंद कमरे में बैठक बुला ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं बुलाया गया। बैठक 1 घंटे से अधिक समय तक चली। कहा जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश में सीएम पद पर नेतृत्व परिवर्तन चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने को लेकर सरकार और संगठन के बीच चल रहे कथित विवाद पर अभी तक विराम नहीं लग पाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद के रेस से खुद को अलग करने के बाद राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया था। भले ही जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाने का समर्थन किया था, लेकिन कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवारी पक्की नहीं हुई थी। उन्हें पार्टी का समर्थन हासिल करना था। अब कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने का जरूरी समर्थन हासिल कर लिया है। कमला हैरिस ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा है, मुझे गर्व है कि मैंने हमारी पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी समर्थन हासिल कर लिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।